आज की इस वीडियो के अंदर हम सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूज से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस एग्जाम के? मैं आपको बताना चाहूंगा AIEEAPG 2024 वो भी कौन सा, तो हम कहेंगे एग्रोनॉमी का एग्जाम, साथ में सॉइल साइंस का एग्जाम, और साथ में इस वीडियो के अंदर हम पीएचडी से रिलेटेड जो एग्जाम हुए यानी AICE पीएचडी एंट्रेंस का जो एग्जाम होता है उसमें सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी में सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूज से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और सिर्फ यही वीडियो नहीं, इस वीडियो के जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उन सभी के अंदर हम सॉइल फिजिक्स, सॉइल पेडोलॉजी और साथ में सॉइल बायोलॉजी, सॉइल केमिस्ट्री, इस तरह की जो भी सॉइल की इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उन सभी को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करते हुए कंप्लीट कवर करने वाले हैं। साथ में आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूज के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो सीरीज में ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। उसके अंदर हमने सभी टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और चलिए शुरू करते हैं। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने आज के सभी क्वेश्चंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले कुछ सिंपल क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद असेशन रीजन के क्वेश्चन है और उसके बाद मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस हैं। सिंपल क्वेश्चंस लगभग 26 हैं, ये 16 हैं, ये 11 हैं, ये 6 हैं, लगभग टोटल आप करेंगे तो 60 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के अंदर। तो एडवाइस आपको दूंगा कि टाइम कोड्स को इस्तेमाल करते हुए अपने आप क्वेश्चंस को पढ़ें, अपना आंसर सोचें, सही है तो ठीक, नहीं है तो मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लें। डन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज अगर हम देखें सिंपल क्वेश्चंस पे, तो सबसे पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ब्रीज न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट व्हिच अमंग फॉलोइंग एलिमेंट इज मोबाइल इन प्लांट। ऐसा एलिमेंट जो प्लांट में मोबाइल होना चाहिए लेकिन सॉइल में इमोबाइल होना चाहिए। प्लांट में 5 तरह के एलिमेंट मोबाइल होते हैं, NPK, MG और MO, राइट? ये पता होनी चाहिए आपको। अब उनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सॉइल में इमोबाइल होता है? नाइट्रोजन तो नाइट्रेट के रूप में मोबाइल होता है, पोटेशियम K+ के रूप में मोबाइल होता है, मॉलिब्डेनम मैग्नीशियम भी चल फिर लेते हैं। फास्फोरस हमारे काका जी हैं, या आप कह सकते हैं शादी की फूफा जी हैं। ये फूफा जी हैं क्यों भाई? इनको अगर सॉइल में आ गए तो कहीं ना किसी से ये एंगेज हो ही जाएंगे या कहीं ना कहीं ये फिक्स हो जाएंगे, तो इन्हें लेके आना पड़ता है, ये बहुत चल फिरते नहीं है। तो याद रखने वाली बात है कि फास्फोरस इज इमोबाइल इन द सॉइल। तो हमें अच्छे से याद होना चाहिए, इसका आंसर होगा फास्फोरस। आई होप आपने दिमाग में आंसर जो सोचा होगा वो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज रिलेटेड विद द डेफिशिएंसी सिम्पटम्स लाइक डिस्कलरेशन ऑफ लीफ बर्ड्स, ब्रेकिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स से रिलेटेड बात पूछी है, उनकी डिस्कलरेशन की बात पूछी है। तो नई नई जो बर्ड्स निकलती हैं उनका डिस्कलरेशन हम रिलेट कर सकते हैं। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा अपने मन में। मैं आपको आंसर बताऊं तो वो है बोरॉन। तो बोरॉन जो है उसकी कमी से हम देख सकते हैं इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। ये जो फर्टिलाइजर दिए हैं उनमें पहले नाइट्रोजन का अमाउंट याद होना चाहिए, तब जाके हम इन्हें अरेंज कर पाएंगे, राइट? अमोनियम सल्फेट में कितना होता है, उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट में कितना है, क्लोराइड में कितना है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में कितना है। याद है तो अच्छी बात है, अपना आंसर गैस करिए दिमाग में। नहीं है तो बताता हूँ मैं आपको, अमोनियम सल्फेट में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? लगभग 21% होता है। अमोनियम नाइट्रेट में 34% होता है, अमोनियम क्लोराइड में 26% होता है और साथ में अमोनियम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट CaN जिसे कह देते हैं उसके अंदर 27% नाइट्रोजन होता है। तो अब इसके हिसाब से अगर इन्हें अरेंज करें तो क्या होगा आंसर? आंसर विल बी द फोर्थ वन। क्या ये सिर्फ 4 फर्टिलाइजर के कंपोजिशन याद कर लें और हमारा काम हो जाएगा? नहीं होगा। आने वाले वक्त में नए फर्टिलाइजर आ जाएंगे हमारे सामने, तो इस पूरी लिस्ट को हम अच्छे से याद कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बैठ के याद करिएगा। मैं आपको अभी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ याद कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। फटाफट मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने पर मेरे सामने नजर आ रहा है, हम देखते हैं इक्विवेलेंट एसिडिटी। क्या होती है इक्विवेलेंट एसिडिटी? आई होप आपको पता होगा। नहीं पता है तो प्लीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के बारे में अच्छे से पढ़ें, तो मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो इन सारे डाटा को भी बहुत अच्छे से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनियम क्लोराइड का हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा 127 है, और इसके बारे में बात जो भी फर्टिलाइजर्स हैं उन सभी के इक्विवेलेंट एसिडिटी दी गई है। तो इक्विवेलेंट एसिडिटी दी है तो इक्विवेलेंट बेसिसिटी का भी रिवीजन करवा देते हैं, तो ये भी है, इन्हें भी याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक एक को याद नहीं करवा सकता, टाइम नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो याद कर लेना उन्हें फॉर श्योर। अभी अभी के अभी इसी वीडियो के अंदर आपके सामने क्वेश्चन आएगा इक्विवेलेंट एसिडिटी पे, पीएचडी एग्जाम में आया था। अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो ICAR फिजिकल साइंस का जो पेपर है उससे रिलेटेड है 2024 का। डन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्टल लीफ ऑफ सिट्रस किसकी डेफिशिएंसी से होता है? पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी से सीधा सीधा याद कर लेंगे, ये है जिंक की डेफिशिएंसी से। डन। नेक्स्ट है
एलिमेंट एसोसिएशन विद द यूरिएज एक्टिविटी, बच्चा जानता है यूरिएज की एक्टिविटी रिलेटेड है निकल से। डन, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आई होप यूरियस एक्टिविटी इज रिलेटेड टू द निकल। निकल एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है उस यूरियस एक्टिविटी का। यूरिया अगर सॉइल में घुसेगा तो उसके अंदर कैसे इवेंट्स होंगे? यूरिया का हाइड्रोलाइसिस होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये हमें सीक्वेंस डिसाइड करना है। दिमाग में अपना आंसर सोचें, मैं आपको आंसर रिवील कर रहा हूँ। आंसर जो है वो है सेकंड, यानी सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस होगा, उसके बाद नाइट्रिफिकेशन होगा। नाइट्रिफिकेशन का मतलब आप समझते हैं, 2 स्टेप का प्रोसेस होगा। पहले नाइट्रोसोमोनास आएंगे, फिर नाइट्रोसोमबैक्टर आएंगे, है ना, और उसके बाद पहले अमोनियम नाइट्रेट में बदलेगा, नाइट्राइट में बदलेगा, नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलेगा। ये सब बातें आपने कभी किसी जमाने में पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो पीछे जाके जरूर पढ़ लेने, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, आएंगे आने वाले वक्त में भी। उसके बाद यहाँ कंफ्यूजन होता है, पहले लीचिंग होगा या डीनाइट्रिफिकेशन होगा, तो याद रखना है पहले लीचिंग लॉसेस बताए गए हैं, उसके बाद लास्ट में बताया गया है डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस होंगे। तो अच्छे से याद रखना, इस सीक्वेंस को याद रखना, डीनाइट्रिफिकेशन को लास्ट में बताया गया है। नेक्स्ट हम कहेंगे वो है न्यूट्रिएंट इंडेक्स, जो कि पार्कर ने दिया था, वो क्या होता है? 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट, पार्कर और पूरी। पार्कर और पूरी, पार्कर ने दिया न्यूट्रिएंट इंडेक्स वैल्यू, जबकि पूरी ने क्या दिया? पूरी ने सब्जी दी। नहीं मेरे भाई, पूरी को रिलेट करना है सॉल्ट से। मैं ऐसे भी याद करवाया था वीडियोस में मैंने कि पूरी जो होती है, हम खाने की पूरी खाते हैं, उसमें मैं ऐसे याद रखता हूँ कि उसमें नमक कम है, ताकि मुझे याद रहे कि पूरी ने तो सॉल्ट इंडेक्स दिया था और पार्कर ने न्यूट्रिएंट इंडेक्स दिया था। एक और नया आ जाता है, पार्कर पूरी और उसके बाद विदरिंग इंडेक्स। विदरिंग इंडेक्स भी आपको पता होना चाहिए, जैक्सन ने दिया था। आई होप याद होगा आपको विदरिंग इंडेक्स अलग अलग मिनरल्स के। नहीं है याद तो प्लीज जाके फिलोलॉजी में याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो न्यूट्रिएंट इंडेक्स वैल्यू होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब ये तब पता होगा जब हमें पता हो न्यूट्रिएंट इंडेक्स वैल्यू होती क्या है। तो इससे रिलेटेड ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अ मेजर ऑफ सॉइल सैंपल्स न्यूट्रिशन वैल्यू एंड कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट टू द प्लांट्स। यहाँ जो भी आप सैंपल्स हैं, लो कैटेगरी के सैंपल्स हैं और जो मीडियम कैटेगरी के सैंपल्स हैं उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो हाई कैटेगरी के सैंपल हैं उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आप टोटल करेंगे। टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स को रखेंगे, और जब इस तरह का जो फॉर्मूला निकलेगा उसे न्यूट्रिएंट इंडेक्स कह सकते हैं। किसने बताया इस बारे में? अच्छा, वेरी हाई, हाई एडिक्वेट, और इस तरह से जज किया जा सकता है। लेकिन एनआई का जो फॉर्मूला आप समझ चुके हैं, आप क्या होना चाहिए आंसर, अब गैस कर लीजिए। 1 2 3 वाला हिसाब रखना है। 1 2 3 वाला हिसाब देखिए कहाँ लग रहा है, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर होना चाहिए सेकंड। यहाँ 1 है, कोई भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, मतलब 1 फिर 2 फिर 3 और नीचे सारे ऐड हो गए, तो ये टोटल हो गया। तो आंसर शुड बी द सेकंड वन। याद रखना मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको कहा जब पार्कर की बात कही है तो पूरी को भी याद रखना। पूरी ने सब्जी नहीं, और सॉरी, पूरी ने सॉल्ट इंडेक्स याद कराना है, तो सॉल्ट इंडेक्स हो जाएगा। और सॉल्ट इंडेक्स का भी अपने आप में एक फॉर्मूला बताया गया है, जो आई डोंट थिंक इंपॉर्टेंट है या नहीं, बट स्टिल साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट है। जैक्सन के बारे में भी बताया, विदरिंग इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ फर्टिलाइजर्स के सॉल्ट इंडेक्स आपको दिए भी गए हैं, आप चाहें तो इन्हें भी याद कर सकते हैं। डन है मेरे भाई, डन है मेरे भाई। नेक्स्ट है, फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट बनाना है। नाम में जब फॉस्फेट आ रहा है तब आप लिक्विड अमोनिया की किसके साथ रिएक्शन कराओगे? क्या लिक्विड अमोनिया की HNO3 डालोगे तो काम हो जाएगा? अरे भाई, फॉस्फेट बनाना है, फॉस्फोरस चाहिए हमें, तो HNO3 डालने से कैसे फॉस्फेट आएगा? H2SO4 डालने से भी नहीं आएगा, HCl से भी नहीं आएगा, फॉस्फेट तो तभी आएगा जब फॉस्फोरस डालेंगे। तो ऑफकोर्स आंसर क्या होना चाहिए? तो फोर्थ वन, यानी फॉस्फोरिक एसिड होना चाहिए। लेकिन दिमाग में घंटी बजती है, कितनी कितने मोल डालेंगे इसके? तो याद रखना, डायमोनियम फॉस्फेट में 2 डलते हैं और मोनोमोनियम फॉस्फेट में 1 फॉस्फोरिक एसिड का मोल आएगा, है ना। तो इस तरह से आप इसे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लो रिलीज फर्टिलाइजर having low water solubility that undergoes chemical and microbial decomposition when applied to the soil। कौन से इसमें से जो है स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स है, वो आपको सेलेक्ट करके बताने हैं। अपना आंसर अपने दिमाग में सोच के रखिए। मैं आपको आंसर अगर रिवील करूं तो वो आंसर है फर्स्ट वन, ए, सी और डी। जो सी है, यूरिया जेड जो है, वो यहाँ पे हम कह रहे हैं स्लो रिलीज फर्टिलाइजर में मेंशन नहीं किया गया है। तो ये जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उसके अंदर, तो ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अंदर जो सेकंड है, पीपीडीए जो है, ये यूरिएज इनहिबिटर होता है ना। यहाँ पे अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर देते हैं हम। नाइट्रोजन नाइट्रोजन इनहिबिटर्स होते हैं, है ना, उसमें हम कहते हैं जो नाइट्रोसोमोनास पे काम करते हैं। वहाँ एग्जाम्पल आते हैं नाइट्रापायरिन, इस तरह के एग्जाम्पल्स हम याद करते हैं, है ना। और ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर में हम इन्हें यूरियम फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया जेड और क्रोडेनल्डिहाइड डाई यूरिया, इन्हें याद करते हैं। तो काम की बात ये याद रखनी है कि पीपीडीए तो क्या है, यूरिएज इनहिबिटर में आता है। तो इसीलिए इसको छोड़कर सभी को आंसर को मेंशन किया है, ए, सी और डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, सल्फर डेफिशिएंसी कहाँ दिखी जाती है? तो ये याद होना चाहिए, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन मैं देना नहीं चाहूंगा।
क्योंकि आई होप ये बहुत ज़्यादा बेसिक और इंपॉर्टेंट बात है, आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर होना चाहिए यंग लीव्स के अंदर। ओके, यंग लीफ में किन की डेफिशिएंसी होती है? जो लोग चल फिर लेते हैं या जो नहीं चलते हैं। जो हाईली मोबाइल होते हैं उनकी डेफिशिएंसी कहाँ देखी जाती है? ओल्डर लीफ में देखी जाती है। तो जो कम मोबाइल होते हैं उनकी डेफिशिएंसी यंग लीफ में देखी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द लॉ व्हिच स्टेट्स दैट वेदर इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ व्हिच स्टेट्स दैट द व्हाटएवर इज बीइंग टेकन बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल नीड्स टू बी रिस्टोर्ड टू मेंटेन द न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये एक स्टेटमेंट कहता है कि पौधे ने जो भी न्यूट्रिएंट लिए हैं वो एक वक्त के बाद, मर जाने के बाद वापस मिट्टी को दे देगा, यानी तेरा तुझको अर्पण कर देगा। यानी ये हुआ कि पौधा जो भी न्यूट्रिएंट्स लेता है उसे वापस छोड़ भी देगा जमीन के अंदर। ऐसा किस तरह किस लॉ के अंदर स्टेट किया जा सकता है? कैसे हम लॉ ऑफ रेस्टोरेशन कहें, क्या लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन कहें, या लॉ ऑफ मैक्सिमम कहें, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहें? ऐसा तो कुछ नहीं है। चलो आई होप समझ गए इन चारों में से आपका आंसर क्या होना चाहिए। कंफ्यूजन हो सकता है आप दोनों को, आपको इन दोनों में, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में। तो आपको सही आंसर मैं बताऊं तो वो क्या होगा? सही आंसर है लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब यही है वापस लौटा देना। और ये किसने दिया था? तो हम कह सकते हैं जस्टिस वॉन लिबिग, जिन्हें फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कह देते हैं। तो उन्होंने ये लॉ दिया था, तो इसे याद रखना। नेक्स्ट है, डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन कैन बी करेक्टेड बाय एप्लीकेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स। तो बोरॉन के फर्टिलाइजर कौन कौन है? बोरेक्स तो है ही, बोरिक एसिड तो है ही, सोलोबर और लाइम। लाइम तो नहीं है, हम भी जानते हैं। सोलोबर डाउट में आता है, तो याद रखना सोलोबर भी बोरॉन का फर्टिलाइजर है। तो इसे अच्छे से याद रखेंगे तो आंसर शुड बी द ए, बी एंड सी। नेक्स्ट हम देखें तो वो है, पोटेशियम इज प्रेजेंट इन द सॉइल इन डिफरेंट फॉर्म्स। बिल्कुल प्रेजेंट होता है। तो प्लांट किसे प्रेफर करता है सबसे ज्यादा? एक्सचेंजेबल फॉर्म को, सॉल्यूशन फॉर्म को, टोटल या मिनरल फॉर्म को, या नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म? अपना आंसर अपने दिमाग में डिसाइड कर लीजिए। मैं आंसर बता रहा हूँ। आंसर होगा इसका थर्ड वन। सबसे पहले सॉल्यूशन पोटेशियम। सॉल्यूशन में जो रेडिली अवेलेबल है और सबसे ज्यादा कम अमाउंट अवेलेबल है सॉइल में। सबसे कम कौन है? सॉल्यूशन पोटेशियम ही होता है, लेकिन ये रेडिली अवेलेबल होता है पौधे को, तो ये सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है। उसके बाद कौन सा प्रेफरेबल होगा? एक्सचेंजेबल पोटेशियम। उसके बाद कौन सा होगा? नॉन एक्सचेंजेबल। और सबसे कम कौन सा प्रेफर किया जाएगा? टोटल या मिनरल फॉर्म। जो सबसे ज्यादा एंगेज्ड है यानी फिक्स्ड है सॉइल के अंदर, वो सबसे कम प्रेफर्ड की जाएगी। नेक्स्ट है, विच न्यूट्रिएंट इज ऑफन अ लिमिटिंग फैक्टर इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है? तो बच्चा बच्चा जानता है, नाइट्रोजन की कमी है। तो नाइट्रोजन कैन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फेरस डेफिशिएंसी इज मोस्टली सीन इन क्रॉप्स ग्रोइंग ऑन व्हिच क्रॉप। अब देखो फेरस की डेफिशिएंसी तो पीएच जब 7 से ज्यादा हो जाएगी तब होती है ना। तो याद रखते हैं कैल्केरियस सॉइल या एल्कलाइन सॉइल के अंदर हम कहेंगे कि फेरस की डेफिशिएंसी होती है। आंसर शुड बी द फर्स्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉइल साइंस का बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो आप इन क्वेश्चंस पे नहीं अटकेंगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे बुक्स के अंदर चीजों को अच्छे से समझेंगे तो देन यू विल गेट टू नो सच थिंग्स। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया व्हेन अप्लाइड इन नॉर्मल सॉइल। हाँ, ये याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि याद रखना है हमें कि हाइड्रोलाइसिस होने में कितना वक्त लगता है। तो नॉर्मल सॉइल में, क्या आप जानते हैं इसका आंसर? अपने दिमाग में सोच लें। नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूँ, याद कर लें, कॉपी में लिख लें। जो क्वेश्चन आपको आंसर नहीं पता होते हैं वो अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाएं, बहुत जरूरी है बात। आंसर शुड बी द फोर्थ। 2 से 3 दिन लगते हैं यूरिया का हाइड्रोलाइसिस होने में, लेकिन एल्कलाइन कंडीशंस हो जाएंगी जब पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगी, तब उस कंडीशन में हम कहेंगे कि यूरिया के हाइड्रोलाइसिस से बनता क्या है? अमोनियम बनता है। और अगर मैं कहूँ सॉइल में ऑलरेडी जब OH माइनस आयन ऑलरेडी बैठे हैं तो अमोनियम के साथ वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, है ना। अमोनियम कहाँ, आपको पता होना चाहिए अमोनियम फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं। अमोनियम फर्टिलाइजर्स एसिडिटी की तरफ लेके जाते हैं मिट्टी को, और आप कह रहे हो मिट्टी तो पहले से एल्कलाइन है, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम होगी, टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए मुझे लगता है कि 7 दिन जो है हमें पता होना चाहिए, इसमें 7 दिन तक लग जाएंगे एल्कलाइन में, जबकि नॉर्मली 2 से 3 दिन लगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, फिर से आ सकता है नेक्स्ट ईयर। अच्छा, ये जो आंसर रेड होके आ रहे हैं ना, आप देखो यहाँ पे, वो पीएचडी वाले क्वेश्चन है ना। सीधा वन लाइनर है इसलिए एक साथ इंक्लूड कर दिए हैं। और जो पहले पहले ब्लैक आंसर्स आ रहे थे वो, समझ रहे हो, वो पीजी वाले एग्जाम के क्वेश्चन, एसआरएफ वाले एग्जाम, सॉरी जेआरएफ वाले क्वेश्चन है। डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन, ड्रिस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हर इंसान को याद होना चाहिए, लेबिग ने नहीं दिया था, ब्यूफिल्स ने दिया था। 2 बार आ चुका है ऑलरेडी पिछले सालों में, अब फिर आने वाला है अगले साल, मैं कह रहा हूँ, याद कर लेना, तो अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है, कैल्शियम रिक्वायरमेंट इज हाईएस्ट फॉर। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा क्या सीरियल को होगी, या लेग्यूम को होगी, या ऑयल सीड को होगी, या फोरेज क्रॉप को होगी? क्या लगता है आपको, जरा सोचिए तो सही।
आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया है। आंसर अगर आपको बताऊं तो वो होना चाहिए लेग्यूमिनस क्रॉप्स। व्हाई? क्योंकि लेग्यूमिनस क्रॉप्स के अंदर नोड्यूल बनाने हैं भाई। नोड्यूल बनाएंगे तो उसके अंदर कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी, सेल वॉल को बनाने में कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए इसकी जरूरत है। तो आप कहेंगे कि यार ऑयल सीड में जैसे ग्राउंडनट होता है भाई, तो ग्राउंडनट में भी तो जरूरत पड़ेगी। तो देखो सारे ऑयल सीड में थोड़ी है, और कॉटन भी तो ऑयल सीड में आएगा, तो उसमें तो नहीं होती ना नोड्यूलेशन फॉर्मेशन। तो फिर सबसे सटीक आंसर क्या होना चाहिए? लेग्यूम होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉपर फर्टिलाइजर। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लग सकता है मुझे, क्योंकि मैंने देखो सारों के अलग अलग क्या किए, कॉपर के परसेंटेज देखे गूगल पे। तो मेरे अनुसार मुझे लगता है कि फर्स्ट आंसर सही होना चाहिए। कॉपर किलेट के अंदर 12% कॉपर होता है, कॉपर एसीटेट के अंदर 35% होता है, कॉपर सल्फेट के अंदर 39% होता है, कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट जिसे हम कहें, जिसमें पानी निकाल दिया जाए, एक मॉलिक्यूल पानी का निकाल दें अगर कॉपर सल्फेट में, तो उसमें 40 या एक मॉलिक्यूल रखें H2O का, तो उसमें 40% तक कॉपर होता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है फर्स्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन आईसीआर की ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर सेकंड दिया गया है, तो इस बात को याद रखें, अपने लेवल पे थोड़ा रिसर्च करें, सोचें कि आपका, आपके अनुसार आंसर क्या होना चाहिए। कुछ आप कहना चाहें, आपके मन में हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फास्फोरस अपटेक बाय क्रॉप। फास्फोरस कौन है? फास्फोरस सॉइल में फूफा जी हैं। पी स्टैंड्स फॉर फूफा जी। क्या बात कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं। फास्फोरस जो है ना, चलता फिरता नहीं है, इनको गाड़ी लेके आनी पड़ती है इनके लिए भाई साहब। गाड़ी नहीं, पूरी पूरी रूट लेके आनी पड़ेगी, यानी रूट की लेंथ अच्छी होगी तो फास्फोरस तक जितने कांटेक्ट में पहुंचेंगे, फास्फोरस कहेगा ठीक है जी चढ़ जाएंगे कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि फास्फोरस खुद चल के आ जाए, तो वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि फास्फोरस इज इमोबाइल इनटू द सॉइल। और यही कारण है कि फास्फोरस का बैंड प्लेसमेंट किया जाता है। फास्फोरस फर्टिलाइजर का वीडियो देखना हो तो प्लीज उसका लिंक प्राइवेट लिंक के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसका आंसर होगा रूट लेंथ। नेक्स्ट क्या है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कैटायन एडसॉर्प्शन ऑफ द सीईसी। अपना आंसर कैसे करिए अपने दिमाग में, बताऊं आंसर? आंसर है इसका थर्ड, यानी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। आई होप आपने ये तो समझ लिया होगा कि सबसे ज्यादा कैल्शियम का होना चाहिए, ये दिमाग में आ जाता है इंस्ट्रूमेंट से। कैल्शियम मैग्नीशियम जो है ये ज्यादा हायर चार्ज रख रहे हैं, पॉजिटिव +2 रख रहे हैं, तो ये सबसे आगे भागने चाहिए। लेकिन 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 लेकिन, लेकिन हाइड्रोजन कैसे जंप मार गया? क्योंकि हाइड्रोजन हल्का है मेरे भाई, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उसका सबसे कम है, इसीलिए मुझे लगता है, और ये सबसे ज्यादा भी है सॉइल के अंदर। तो याद रखना, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन में प्रायोरिटाइज कौन से किया जाएगा? H+ को किया जाएगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर अगले साल आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि करेक्ट सीक्वेंस बता दो स्टेट्स का जो कि एनपीके का कंजप्शन कर रहे हैं 2021 से 22 के। तो भाई फैक्चुअल है, जिसको याद है उसको याद है, जिसको नहीं है उसको नहीं है। तो उसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? आंसर अगर आपको मैं बताऊं तो वो होना चाहिए, इसका आंसर जो होना चाहिए वो है, आप जैसा कि देख सकते हैं, सेकंड इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम कहें, फॉलोइंग मटेरियल्स कैन बी यूज्ड एज अमेंडमेंट इन कैल्केरियस सॉइल टू रिड्यूस द कैल्केरियसनेस। कौन कैल्केरियसनेस को कम कर सकता है? एल्कलाइन सॉइल के अंदर क्या डालें? एल्कलाइन सॉइल है तो पीएच को 7 के पास लेके आने के लिए क्या कर सकते हो? एल्यूमिनियम सल्फेट डाल सकते हो, क्या अमोनियम पॉलीसल्फाइड डाल सकते हो, एलिमेंटल सल्फर डाल सकते हो, या सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हो। देखो ये बात तो क्लियर आपको मिलनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि मैंने कहा पीएच 7 तक लेके आनी है, या 7 से भी नीचे अगर करना चाहते हैं तो एल्किलाइन को न्यूट्रलिटी की तरफ लेके आना है तो एसिड तो डालना पड़ेगा। एसिड डालना पड़ेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हैं, एलिमेंटल सल्फर डाल सकते हैं, ये भी ऑक्सीडाइज होकर कुछ ना कुछ काम आएगा। अमोनियम सल्फेट डाल सकते हैं, अमोनियम भी आ रहा है, सल्फेट भी आ सकता है, लेकिन क्या सोचिए, अमोनियम पॉलीसल्फाइड डाल सकते हैं? तो डाल सकते हैं। अमोनियम है ना, अमोनियम भी तो NH4+ मैंने आपको पहले भी बताया एसिडिटी की तरफ लेके आता है। आंसर शुड बी द थर्ड वन, यानी चारों ही आप काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ रूट इंटरसेप्शन किसने दिया था? बच्चा बच्चा जानता है? नहीं 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 जानता है, अरे जानता है, मुझे लगता है जानता है। जेनी एंड ओवरस्ट्रीट ने दिया था। नहीं जानते हैं अगर आप, तो एक वीडियो मैं बना चुका हूँ यार। एक तो ऐसा लगता है कि मैं अपने ही वीडियो से गुणगान कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँगी, एज ए यूट्यूबर यही करते हैं हम लोग। चलो, पिछले वीडियोस के अंदर एक साइंटिस्ट के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें सॉइल साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं उन्हें कवर किया गया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो उसका लिंक के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो खैर नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट मोबिलिटी सीक्वेंस। मोबिलिटी सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स का आपसे पूछा है, गैस करें अपना आंसर। मैं आपको आंसर सीधा रिवील कर रहा हूँ। आंसर होगा
सल्फेट, फिर कैल्शियम, फिर पोटेशियम, सबसे बाद सबसे लास्ट में है Al2O3। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सेंसिटिविटी ऑफ क्रॉप्स लाइक द वेजिटेबल क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कैन टॉलरेट बाईयूरेट कंटेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाईयूरेट कंटेंट फर्टिलाइजर्स में कितना होना चाहिए, याद होगा। ये बाईयूरेट देखते ही लोग बिना सोचे समझे अपना आंसर ठोक देते हैं। क्या 1.5%, राइट? ये तो याद है हमें, लेकिन आंसर इसका जो है वो है 0.25%। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया गया है कि सिट्रस क्रॉप या वेजिटेबल्स के लिए या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए ऐसा मेंशन कर दे तो आंसर याद रखना है 0.25% होगा। जनरलाइज वैसे पूछते हैं फर्टिलाइजर में कितना होना चाहिए, लिमिट कितनी है एफएओ के फर्टिलाइजर एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, तो उसमें आता है 1.5%, है ना। लेकिन याद रखना सिट्रस के लिए इंपॉर्टेंट है 0.25। अब क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, वो है स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि सिंगल सुपर फॉस्फेट, डबल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, क्या ये मोनोकैल्शियम फॉस्फेट है? हाँ है। चलो आप अपने आप हिसाब से अपना आंसर जज कीजिए। मोनोकैल्शियम फॉस्फेट आर वाटर सोल्यूबल एंड थस हैव हाई लीचिंग लॉसेस। आपको क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए? मैं आपको सही आंसर बताऊं तो वो है थर्ड। क्यों? देखिए, सिंगल सुपर फॉस्फेट, डबल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, एसएसपी कहें, डीएसपी कहें, टीएसपी कहें, है तो मोनोकैल्शियम फॉस्फेट ही, क्योंकि इसके अंदर मेन सॉल्ट जो है वो तो सेम ही होगा। मोनोकैल्शियम फॉस्फेट आर वाटर सोल्यूबल, ये बात सही है। मोनोकैल्शियम फॉस्फेट, अच्छा से याद करो, मोनोकैल्शियम फॉस्फेट पानी में घुल जाते हैं। डबल सुपर फॉस्फेट या मैं कहूँ ये जो आपने बात करी डबल सुपर फॉस्फेट है, ये सिर्फ हम कहेंगे एसिड्स के अंदर माइल्ड एसिड या सिट्रिक एसिड 2% सिट्रिक एसिड वहां तक घुल पाते हैं। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट किसी में नहीं घुलता है, तो ये सॉल्युबिलिटी का एक क्रम होता है। तो मोनो कैल्शियम फॉस्फेट वाटर सोल्यूबल होते हैं, ये बात सही है। लेकिन ये कहना कि इनकी हाई लीचिंग लॉसेस होते हैं, ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस का हिसाब पक्का है, वो फूफा जी है, वो सॉइल के अंदर फिक्स हो जाता है, वो लीचिंग वूचिंग नहीं करता। लीचिंग वूचिंग करते हैं ये नाइट्रेट न्यूट्रेट करते होंगे, इनका काम नहीं है लीचिंग, तो ये सही नहीं है बात। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट मुझे लगता है गलत बताया गया है। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट सप्लाई इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेस्ड ऑन द फीडिंग नॉट फीडिंग द क्रॉप। सॉइल को फीड करो, क्रॉप को फीड मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, अच्छे से याद रखना। आप कह रहा है कि इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स पढ़ो और बताओ कितने स्टेटमेंट सही है। 5 सेकंड का गैप दे रहा हूँ, मुझे पॉज कर लो, अपना आंसर सोच लो। 5 4 3 2 1। बताओ आंसर। इसका आंसर है बी सी डी। पहले इसका प्रोविजनल आंसर की में आया था ए बी डी, जो कि गलत साबित किया गया और आंसर जो है फाइनलाइज किया गया बी सी और डी। ए स्टेटमेंट क्यों गलत है? मुझे लगता है ए स्टेटमेंट इसलिए गलत है, देखो आप मेरी बात तब समझ पाओगे जब आपने सच में ये मुझे पॉज करके पढ़ा है। मुझे पॉज ही नहीं किया, मैं बस सीधे लगातार सुनते जा रहे हो तो दिक्कत होगी। पॉज कर लेना, पढ़ लेना चारों स्टेटमेंट। कह रहा है कि इन ऑर्गेनिक मैनेजमेंट न्यूट्रिएंट सोर्सेज आर मोस्टली ऑन द ऑन फार्म प्रोड्यूस्ड एंड नेचुरली अकर ऑन नॉन नॉट ऑन ऑफ फार्म एक्सटर्नल इनपुट्स। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा थोड़ी होता है। नेचुरल फार्मिंग में ऐसा मेंशन करते हैं कि जो फील्ड पे है वही काम में ले लो। ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो बस चीजें सिंथेटिक नहीं होनी चाहिए, बाहर से तो लेके आ सकते। तो ये ऑर्गेनिक मेरे ख्याल से इसी वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट को सही नहीं माना गया है, और बाकी सारे स्टेटमेंट जो कि जस्टिफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को, तो इसलिए ये सही है। बी सी डी इसका सही आंसर माना गया है। आप मुझे बताएं अगर आपको लगे कि नहीं ये कारण नहीं है, या किसी भी क्वेश्चन में लगे आपको कि कुछ और कारण होना चाहिए, तो मुझे इसका आंसर जरूर बताएं। नेक्स्ट है इन नॉर्मल phosphorus sufficient plants phosphorus content varies from 0.1% to 0.4%। बिल्कुल सही बात है। जो कि 1/5 है, 1/10 है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के। बिल्कुल सफिशिएंसी रेंज की एक कंप्लीट लिस्ट बना लो अपने कॉपी में। आप कहोगे आप बना के दो, कोशिश करूंगा कि मेरी कॉपी में जो बनी गई है उसकी फोटो एडिटिंग के टाइम पे मैं डाल दूं, तो आप मेंशन याद कर लीजिएगा। तो उसके हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे लगता है सही है। और आपने मुझे ऑफ कोर्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हर क्वेश्चन पे आप मुझे पॉज कर रहे हैं, अपने आप आंसर सोच रहे हैं, है ना? कर रहे हैं ना, या ऐसा नहीं कर रहे हैं तो चलो फटाफट मैं तो कंप्लीट करूँ, वीडियो को लंबा हो रहा है वीडियो। चलो फास्फोरस कंटेनिंग एटीपी इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी, बिल्कुल सही बात है। प्लांट रूट्स अब्सॉर्ब फास्फोरस इन द H2PO4-, बिल्कुल सही बात है। बट अंडर द न्यूट्रल एल्कलाइन कंडीशन HPO4-2 एंड PO4-2 कुड आल्सो बी टेकन, बिल्कुल सही बात है। अब फास्फोरस इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वाह वाह क्या बात है, ये भी सही बात है। तो सारी ही सही बात है, तो आप ABCD फंक्शंस ऑफ फास्फोरस पढ़ लेना, सारी बातें आपको वहीं नजर आ जाएंगी। काम की बात देखिए, नाइट्रिफिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, पढ़ लीजिए प्लीज अपने आप इन स्टेटमेंट्स को। मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ, प्लीज मुझे पॉज करके अपना आंसर डिसाइड कर लीजिए। आंसर है ए बी सी ओनली। डी को सही नहीं माना गया। डी में कहा है कि द सेकंड स्टेप जो होता है नाइट्रिफिकेशन का, जिसके हम कहते हैं नाइट्रोबैक्टर की एंट्री होती है, तो सिर्फ नाइट्रोबैक्टर की ही एंट्री नहीं होती है,
ओनली नहीं आना चाहिए, नाइट्रोबैक्टर के अलावा नाइट्रोसोबोलस स्पीसीज भी होती है। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक नॉलेज मिलता है याद रखने का कि सिर्फ जो आज तक आइडियली याद करते आए हैं कि पहले नाइट्रोसोमोनास फिर बाद में याद करते आए हैं नाइट्रोबैक्टर, तो नाइट्रोबैक्टर के साथ में एक नाम और याद कर लेंगे, नाइट्रोसोबोलस। ठीक है ना, बैक्टर बोलस, बैक्टर के साथ में बोलस भी याद कर लेना, ये ठीक है। नेक्स्ट ईयर अगली बार आ जाए क्वेश्चन तो हम अवेयर रहेंगे, तो बिल्कुल। लेकिन ये बात सही नहीं है कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने के लिए सिर्फ नाइट्रोबैक्टर काम में लेते हैं, तो इस हिसाब से मुझे लगता है डी को गलत माना गया है। आपकी कोई राय हो, आपको लगे कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, डी सॉसर ये कह के गए और हम्फ्री ये कह के गए। क्या आपको लगता है ये बातें सही कह के गए? क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर मैं आपको आंसर दिखाऊं तो आंसर होगा दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। क्यों? क्योंकि डी सॉसर कह के गया था भाई साहब मैं कह रहा हूं कि द कार्बन कंटेन्ड बाय द प्लांट वाज derived फ्रॉम द एयर, और लिखने वाले ने सॉइल कर दिया, तो भाई गलत बात हो गई। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। हम्फ्री डेवी कह के गए कि प्लांट्स रिसीव्ड मोस्ट ऑफ द कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर, अरे भाई ये तो डी सॉसर कह के गए थे। तो दोनों स्टेटमेंट घुमा दिए गए हैं, इसके दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। आप कहें हम कहाँ से पढ़ लेंगे, तो ये आप यहाँ से पढ़ेंगे। सारे साइंटिस्ट और सारों स्टेटमेंट्स को प्लीज याद रखना बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट आगे बढ़े तो वो है आयरन डेफिशिएंसी इज मोस्ट कॉमन इन द प्लांट्स पर्टिकुलरली इन दोज एरियाज विद कैल्शियस एंड अल्कलाइन सॉइल, बिल्कुल सही बात है, टेलीमीटर बोल रहे हो, सॉरी। तो ये कैल्केरियस और एल्कलाइन सॉइल के अंदर पहले भी बताया था, पीएच 7 से ज्यादा है तो कमी होगी, सही बात है, स्टेटमेंट सही है। मॉलिब्डेनम इज एसोसिएटेड विद द नाइट्रोजन नाइट्रेट एडक्टेज एंजाइम इज एसेंशियल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है ये भी। क्यों? क्योंकि मॉलिब्डेनम एक हिस्सा है नाइट्रोजनेज और साथ में नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का। तो नाइट्राइट रिडक्टेज का कौन है हिस्सा, पता है क्या आपको? पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। नाइट्राइट रिडक्टेज नाइट्रेट रिडक्टेज की कंपोजिशन क्या है, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कंफ्यूजिंग होते हैं ये। मॉलिब्डेनम तो मैंने बता दिया नाइट्रेट रिडक्टेज का हिस्सा है, तो आप समझ चुके होंगे कि वहां कंपोजिशन में कौन आएगा। आई होप आपको पता होगा, तो वैसे इसका आंसर होगा फर्स्ट, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, प्लीज पॉज करके अपने आप पढ़ लो। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि चारों स्टेटमेंट सही है, और ये स्टेटमेंट के नाम पे आपको एक कहानी बताई गई है, या हम कहेंगे एक प्रोसीजर बताया गया है कि एसएसपी बनाने का। तो चारों स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेना, मतलब पढ़ लेना, आपको समझ आएगा कि ये प्रोसेस बताया गया है कि पहले स्लरी बनती है, उसके बाद उसकी डेनिंग होती है ना, उसके बाद फाइनल करिंग होती है, देन उसकी डेनिंग की जाएगी एंड देन लास्ट में उसे एसिड्स में बदला जाएगा। तो ये प्रोसेस पूरा सही दिया गया है और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, चारों स्टेटमेंट सही। नेक्स्ट बताया गया है कि मैंगनीज एमएन से रिलेटेड कुछ बातें आपको बताई हैं, आप बताइए कौन सी बात सही है कौन सी नहीं है। तो देखते हैं, मुझे पॉज कर लेंगे, अपना स्टेटमेंट्स को बड़े दिमाग में, मैं सीधा आंसर पे बात करूंगा, सीधा आंसर आपको बताऊंगा कि सी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन ऑफ मैंगनीज नहीं मेरे भाई, हाई कंसंट्रेशन ऑफ जिंक होना चाहिए, जो इंक्रीज करे फॉर्मेशन किसका, IAA, इंडोर एसिटिक एसिड। या मैं कहूँ आगे की ऑक्सीजन की ग्रोथ के लिए कौन जरूरी है, वहां जिंक आता है, यहाँ मैंगनीज दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये सी स्टेटमेंट गलत है। बाकी सही बातें हैं भाई साहब, आपको नहीं पता है तो दिमाग में याद कर लेना। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन किससे रिलेटेड है, मैंगनीज से रिलेटेड है। आप कहें कि मैंगनीज की डेफिशिएंसी सिम्टम्स याद करा दो, मजा आ जाएगा, तो आप इसे याद कर सकते हैं। यहाँ से सारों को बहुत अच्छे से याद रखना बहुत जरूरी है। मैंने ट्रिक्स के साथ में वीडियोस में समझाया भी है, प्लीज आप उन वीडियोस को जरूर देखें। उनके अंदर मैंने ट्रिक्स बताई हैं कि कैसे आप इन्हें याद, नेमोनिक्स के साथ में, फनी नेमोनिक्स के साथ में कैसे याद कर सकते हैं। चलो खैर, नेक्स्ट है इन एसिड सॉइल्स एप्लीकेशन ऑफ लाइम कैन रिड्यूस लीचिंग लॉसेस ऑफ पोटेशियम। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये मुझे लगता है थोड़ा अलग क्वेश्चन लगता है मुझे। लाइमिंग सॉइल ऑलरेडी एट pH 6 to 7.5 will usually decrease the exchangeable potassium and reduce the potassium uptake by plants। जज करिए क्या सही है या गलत है। आंसर होना चाहिए इसका फर्स्ट, दोनों स्टेटमेंट सही। एसिड सॉइल के अंदर कहते हैं कि लाइमिंग करोगे तो पोटेशियम के लॉसेस जो है वो कम हो सकते हैं। एसिड सॉइल के अंदर पोटेशियम की लॉसेस को बचाने के लिए आप लाइमिंग यानी कैल्शियम का एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरा, लाइमिंग सॉइल अगर ऑलरेडी न्यूट्रल है सॉइल, उसमें आप लाइमिंग कर रहे हो तो उससे पोटेशियम और एक्सचेंजेबल पोटेशियम और रिड्यूस पोटेशियम अपटेक बढ़ना, तो उस कंडीशन में पोटेशियम जो है उसका अपटेक कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप कैल्शियम प्रोवाइड करा रहे हो तो कंपटीशन हो गया एक तरह से, तो प्लांट पोटेशियम की जगह कैल्शियम को प्रेफर करेगा, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी Ca+2 है, तो वो ज़्यादा
प्रेफर करते हैं Ca+2 को, तो उसका अपटेक रिड्यूस हो सकता है। पहला स्टेटमेंट थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए आप याद रखेंगे वीट्स इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। स्टेट दैट द हायर कंसंट्रेशन इन द आउटर सॉल्यूशन आइदर एनहांस द अपटेक ऑफ पोटेशियम और रिड्यूस द लॉसेस ऑफ पोटेशियम। ये इंपॉर्टेंट है, हायर कंसंट्रेशन इन द आउटर सॉल्यूशन। आउटर सॉल्यूशन में अगर आप कैल्शियम का कंसंट्रेशन ज्यादा करेंगे, है ना, ये बात इस लाइन पे अप्लाई भी हो रही है, तो उसे याद रख लेना। एक रेफरेंस भी देने की कोशिश की है, आई होप आप इसको याद कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एप्लीकेशन ऑफ लाइम रिजल्ट्स इन द रिड्यूस्ड एब्जॉर्ब्ड एंड सॉल्युशन ऑफ एल्यूमिनियम प्लस P, thereby aluminum toxicity potential is greatly reduced and increases the yield potential। सेम बात ही बताई गई है जैसा कि आपने अभी समझा पोटेशियम के केस में, वैसे ही एल्यूमिनियम पे भी अप्लाई हो रही है चीज, सेम दूसरा स्टेटमेंट भी इसी तरह का है। तो दोनों बातें सही हैं, एक दूसरे को सेटिस्फाई भी कर रही हैं। असर्शन रीजन के आगे क्वेश्चन न जाने कैसे बीच में आ गया, बट ये याद रखना, दोनों ही बातें एकदम सही हैं और एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही है। असर्शन रीजन का एक और क्वेश्चन आ गया है कि क्वालिटी, इंटेंसिटी एंड बफरिंग कैपेसिटी आर यूजुअली यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग मेजरिंग द पोटेशियम सप्लाइंग पावर ऑफ द सॉइल। बिल्कुल, क्यूआई रिलेशन को पढ़िएगा। पोटेशियम का क्यूआई रिलेशन किसने दिया था, आप जानते हैं, साइंटिस्ट का नाम जानते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये भी बताएं कि फास्फोरस का क्यूआई रिलेशन किसने दिया था, है ना, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में दोनों बातें बताएंगे। अब नेक्स्ट है कि सप्लाइंग पावर ऑफ द सॉइल, वेयर इंटेंसिटी फैक्टर आपको बताता है कि पोटेशियम रेडिली कितना अवेलेबल है। अगर आप मुझे पॉज करके पहले पढ़ रहे हैं फिर मुझे सुन रहे हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। चलो खैर, सिंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ द पोटेशियम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ अदर केटाइंस लाइक द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन द सॉइल, इसलिए पोटेशियम एक्टिविटी रेशियो जो होता है उसके अंदर Ca और Mg को भी दिखाया जाता है। आंसर बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आप कहेंगे कि दिखाओ एक बार, अरे यार एक खाली स्लाइड क्यों है, खाली स्लाइड के ऊपर मैं फोटो रखूंगा पोटेशियम एक्टिविटी रेशियो की, उसमें आप देखेंगे जैसे कि SAR का फॉर्मूला होता है वैसे ही पोटेशियम एक्टिविटी रेशियो का भी फॉर्मूला होता है। उसमें नीचे कैल्शियम और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन पे एक रूट लगाया गया है। क्यों लगाया गया है, क्योंकि ताकि आप समझ सकें उसकी कंसंट्रेशन को बराबर करने के लिए पोटेशियम की। अगर वो डबल है, +2 है ना चार्ज, डबल है तो उसका रूट कर देंगे तो बराबर हो जाएगा पोटेशियम के कंसंट्रेशन के। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं, फटाफट से कवर करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉइल टेस्टिंग, क्या याद है आपको 2024 के अंदर सॉइल डे की थीम क्या है? थीम याद होगी आपको? नहीं है याद तो गूगल पे जाओ, देखो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, क्योंकि आपको याद होनी चाहिए। सॉइल टेस्टिंग से रिलेटेड ही है वो, है ना? मुझे तो याद है, देखो ऐसा मत सोचना कि मुझे याद नहीं है इसलिए मैं आप पे थोप रहा हूँ। मुझे याद है। चलो खैर आप देखिएगा, उसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ सकता है इस साल, है ना? तो अब ये सारी चीजें जो है पूछिए आपसे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या नहीं है, मुझे पॉज करो, पढ़ लो अपने आप, यू विल गेट टू नो सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो सभी बातें सही है। नेक्स्ट अगर हम देखें इजीली समझ आ जाएंगी तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है रीड करो इन सारे स्टेटमेंट्स को, बताओ कि कौन सा सही है। वही पोटेशियम से रिलेटेड जो हमने चीजें पढ़ी, अभी एक क्यूआई रिलेशन के रूप में पढ़ी, उसी से रिलेट करते हुए चीजें बताई गई हैं। साथ में आपको मैंने ये भी बताया था, सॉरी ये उससे रिलेटेड है, जो 4 पूल बताए थे आपको, है ना, पोटेशियम के, सबसे ज्यादा रेडी अवेलेबल सॉल्यूशन फॉर्म, उसके बाद एक्सचेंजेबल, उसके बाद नॉन एक्सचेंजेबल, उसके बाद फिक्स्ड फॉर्म या टोटल फॉर्म। तो उसके भी आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बी स्टेटमेंट सही नहीं है कि द exchangeable potassium tends to attain equilibrium slowly with the solution potassium but readily with the non exchangeable potassium। एक्सचेंजेबल जो फॉर्म है वो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करती है धीरे धीरे, नहीं सॉल्यूशन वाले फॉर्म तो जल्दी करती है स्टैब्लिश, है ना। एक्सचेंजेबल फॉर्म नेक्स्ट टू सॉल्यूशन फॉर्म ही तो है, वो तो जल्दी इक्विलिब्रियम सेट करेगी, बल्कि और नॉन एक्सचेंजेबल के साथ रेडिली विद द नॉन एक्सचेंजेबल, बट रेडिली विद द नॉन एक्सचेंजेबल पोटेशियम। तो मुझे लगता है मैं भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ इसे, बट स्टेटमेंट ये सेकंड जो है वो गलत है, सॉरी मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट ध्यान से आप इसे पढ़ेंगे तो आई थिंक थोड़ा सा और विचार करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब टाइम की थोड़ी कमी है, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लाइमिंग सॉइल्स, दिस लाइमिंग से रिलेटेड कुछ फंडे बताए गए हैं और कहा है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होगा फर्स्ट, ए बी और सी। फोर्थ स्टेटमेंट सही नहीं है कि लाइमिंग डिक्रीजेस द इंसिडेंस ऑफ डिसीज सच एज द स्कैब इन द रूट। बिल्कुल, आप लाइमिंग करोगे, कैल्शियम बढ़ाओगे तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़िए, लाइमिंग करोगे तो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैल्शियम बढ़ेगा तो फास्फोरस कम हो जाएगा, और फास्फोरस कम हो जाएगा तो स्कैब जैसी प्रॉब्लम बढ़ेगी, पोटैटो स्कैब जिसे हम कहते हैं वो तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ये कह रहा है कि कम कर देगा, डिक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा, तो मतलब ये बी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है इंक्रीज इक्विवेलेंट एसिडिटी, मैंने कहा था ना इक्विवेलेंट एसिडिटी याद कर लेना, देखो आ चुका है। याद है आपको तो आंसर बता सकते हो, नहीं है याद आपको तब भी बता सकते हो।
क्योंकि आपको एक याद होना चाहिए कि अमोनियम क्लोराइड जो है उसका सबसे ज्यादा होता है, तो वो सबसे आगे होना चाहिए। वो एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो बल्ले बल्ले हो जाती है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, है ना, और हम देख पाते हैं, मजे मजे हो जाते हैं, तो पता चल जाता है आंसर, है ना। आईसीआर का ये मजे वाला गेम है, एक चीज पता क्रैक कर ली तो आंसर समझ आ जाता है। चलो खैर, पुअर फर्टिलिटी ड्राई लैंड्स में क्यों होती है, किन कारण से होती है, मुझे पॉज करो, अपने आप स्टेटमेंट पढ़ो, आसानी से आंसर समझ जाओगे। कर लिया, बताओ आंसर। आंसर जो है वो है सेकंड, बी और डी। फास्ट विदरिंग की वजह से, या हम कहेंगे लीचिंग लॉसेस की वजह से पुअर फर्टिलिटी नहीं होती है ना। फास्ट विदरिंग तो क्या की है, ड्राई सॉइल है, ऑलरेडी विदर्ड है, लीचिंग कहां से होगी भाई, बारिश ही नहीं हो रही है ड्राई लैंड्स के अंदर तो फिर ए और सी सही नहीं है, तो आंसर शुड बी द बी एंड डी ओनली। अब आ रहे हैं असेशन रीजन के क्वेश्चन, जो कि बीच बीच में 2-3 आ गए थे, आई एम सॉरी, बट स्टिल अब असेशन रीजन के क्वेश्चन है। तो क्या मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, ऑलरेडी 40 मिनट का वीडियो हो चुका है, फटाफट से कवर करने की कोशिश करते हैं कि मैंगनीज डेफिशिएंसी इन प्लांट्स प्राइमरी अफेक्ट द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। सही बात है, मैंगनीज डेफिशिएंसी क्योंकि वो एक कोफैक्टर है, बिल्कुल सही बात है, एक्सप्लेनेशन भी है, मैंगनीज के फंक्शंस पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। लाइमिंग शुड नॉट बी डन अलोंग विद अमोनिकल फर्टिलाइजर, क्या ये बात सही है, लाइमिंग लीड्स टू द वोलेटाइलाइजेशन ऑफ अमोनिया, बिल्कुल, ये हमने आके जब बात करी थी तो उसका सेटिस्फेक्शन है, एक क्वेश्चन आगे समझा था, उसको रिलेट कर सकते हैं, तो दोनों बातें सही हैं, एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट है, बताया था ना मैंने आपको, आई होप कनेक्टेड हो आप मेरे से, है ना, जुड़े हुए हो, आई होप। चलो खैर, सेलाइन सॉइल्स आर डोमिनेटेड बाय द नेचुरल सॉल्युबल सॉल्ट, जिसके अंदर क्लोराइड और सल्फेट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सोडिक सॉइल के अंदर कैपेबिलिटी होती है, कैपेबल ऑफ कॉजिंग द एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस मेनली ऑफ Na2CO3, बिल्कुल सोडिक सॉइल में Na2CO3 होता है, लेकिन दोनों अलग अलग बातें हैं भाई, दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, तो दोनों एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही। जिप्सम कैन बी यूज्ड टू मैनेज द सब सॉइल एसिडिटी, एसिडिटी के अलावा जो सब सॉइल एसिडिटी का है, जनरलाइज्ड एसिडिटी तो मुझे लगता है H+ आयंस की वजह से होती है, सब सॉइल एसिडिटी जो दूसरे कारणों से हो सकती है, जिसमें हम कह रहे हैं एल्यूमिनियम एक कारण होगा, तो उसको कम करने के लिए क्या आप जिप्सम दे सकते हैं। ये स्टेटमेंट दिया जाता है, याद रखना, कि जिप्सम इज नॉट यूज्ड एज लाइमिंग मटेरियल इन द एसिड सॉइल, एसिड सॉइल में जिप्सम को लाइमिंग मटेरियल के रूप में काम में नहीं लेते। आप गूगल पे चेक करिएगा, ऐसे टाइप करिएगा, यू विल गेट टू नो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ। तो अब नेक्स्ट रीजन दिया गया है कि सब सॉइल एसिडिटी को कम करने के लिए आप जिप्सम काम में ले सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जनरलाइज्ड एसिडिटी के लिए आप नहीं काम में ले सकते, लेकिन सब सॉइल एसिडिटी जो रिलेट की जा रही है एल्यूमिनियम से, तो उसको कम कर सकते हैं जिप्सम से। क्यों, क्योंकि जो सल्फेट है वो कहीं ना कहीं एंगेज कर देगा, कैल्शियम जो है उससे एंगेज कर देगा एल्यूमिनियम को, और वो काम की बात हो जाएगी। तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है, एक इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, याद कर लेना। नेक्स्ट है, 1/3 एप्लीकेशन नाइट्रोजन का किया जाता है अडसाली में, बिल्कुल सही बात है, टू मच नाइट्रोजन दे दोगे तो जूस की क्वालिटी गिर जाएगी, ठीक है, स्टेटमेंट सही है। ओए होए ये क्या दे दिया, नॉट द करेक्ट एक्शन, हाँ बिल्कुल, क्योंकि नाइट्रोजन का क्या रिश्ता है भाई, जूस का जो रिलेशन है उसको ऊपर से नहीं है, वो तो 1/3 हम एप्लीकेशन इसलिए देते हैं ताकि लीचिंग लॉसेस ना हो, है ना, तो दोनों बातें अलग अलग हैं, इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। पोटेशियम एक्टिविटी रेशो पहले बार बार आ चुका है, आगे उन्हीं से रिलेट कर रहे हैं, पोटेशियम बफरिंग कैपेसिटी यहाँ इसकी ढाल से बताई जाती है, ये फॉर्मूला आ गया, देखो पोटेशियम की कंसंट्रेशन अपॉन में कैल्शियम कंसंट्रेशन और मैग्नीशियम कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की जगह यहाँ पे एक्टिविटी वर्ड यूज किया है तो ए हो गया, उसके ऊपर रूट लगा दिया, ऐसे बोलते हैं पोटेशियम एक्टिविटी रेशो। इंपॉर्टेंट है ये, पूरा रिलेशन का भी कोशिश करेंगे किसी वीडियो में कवर करें हम, लेकिन अभी दोनों बातें सही हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ब्रे और बार्बर के दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, टाइम नहीं है मेरे पास, आई एम सॉरी, सीधा आंसर बता रहा हूँ, दोनों बातें सही हैं लेकिन रिलेट नहीं की गई हैं। अब आ रहे हैं मैचअप के क्वेश्चन, मैचअप के क्वेश्चन क्या मुझे आप पे छोड़ देने चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी है, अगर आप कोशिश करेंगे तो सीधा आपको मैच द फॉलोइंग देखना है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन बोरॉन के साइंटिस्ट, अगर आपको याद है सारे साइंटिस्ट तो बहुत अच्छी बात है, इजीली आप करेक्ट कर सकते हो, नहीं है याद तो आपको मैं एडवाइस दूंगा, ये रही लिस्ट, याद कर लो। प्रिस्टले ने और नाइट्रोजन सॉसर ने दिया, फास्फोरस स्प्रिंजल, स्प्रिंजल ने 4 चीजें ढूंढ के दिखा दी, मतलब एसेंशियलिटी बता दी, फास्फोरस पोटेशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम की बता दी। एस से एस मैच करता हूँ मैं अपने दिमाग में, सच एंड नूड ने सल्फर बताया था, एफ इग्रिस मैंने ऐसे ट्रिक्स के साथ में आपको याद कराने की कोशिश की है पिछले वीडियोस में, आई होप आपने ये सारे साइंटिस्ट याद किए होंगे, अगर नहीं याद किए हैं प्लीज याद कर लीजिएगा, अगर याद नहीं करोगे तो फॉर श्योर गड्ढे में गिरोगे, गड्ढा मतलब ये गड्ढा है, जिन स्टूडेंट्स ने मेहनत करके ये टेबल याद कर रखी है वो आराम से निकल जाते हैं इस क्वेश्चन के आगे से, लेकिन जिनकी थोड़ी सी भी जिनको प्रॉब्लम है वो दिक्कत हो जाती है उन लोगों को, तो अच्छे से याद रखना, हर साल आते हैं इसके क्वेश्चन, हर साल आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट हम देखते हैं कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम सल्फर के सिम्टम्स को मैच करिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं सीधा आंसर रिवील करता जा रहा हूँ, टाइम कम है, आई एम रियली सॉरी, कंटेंट ज़्यादा था, मेरे पास टाइम कम है, मैं चाहता हूँ 45 मिनट से ज़्यादा वीडियो अच्छा नहीं होगा, कोई नहीं देखेगा, आई नो,
कोई बात नहीं, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, जिंक जो है इनके आपको एंजाइम्स बताने हैं। बहुत अच्छे से याद रखना, कॉपर जो है बहुत जरूरी है, एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, ये जरूर याद रखना, और एक का तो सेकंड होना ही चाहिए। एक का सेकंड एक नहीं दिया हुआ है, आईसीआर की जय हो मेरे दोस्त, क्योंकि ऐसे आंसर्स आने चाहिए हमारे पास। एक पता चल गया तो सारे पता चल गए। नेक्स्ट है बोरोन, जिंक, पोटेशियम, फॉस्फेट की फंक्शंस एंड एक्टिविटी से मैच करें अपने आप। आई होप अपना आंसर आप गैस कर चुके होंगे, मुझे पॉज कर चुके होंगे, आंसर मैं रिवील कर रहा हूँ। फर्स्ट है आंसर इसका। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम के फ्लो बताने हैं, ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना। आंसर देख लो, कॉपी में नोट कर लो अच्छे से। कैल्शियम जो है वो मास फ्लो एंड रूट इंटरसेप्शन दोनों से जाता है, डी का फर्स्ट है, याद रखना। और बाकी जो भी है याद कर लेना। फॉस्फोरस डिफ्यूजन और मास फ्लो दोनों से जाता है, याद रखना। लेकिन मेनली ये मेंशन करते हैं, फॉस्फोरस मेनली डिफ्यूजन से फ्लो करता है। आप तो कहेंगे कि बहुत कहा था आपने कि इमोबाइल होता है, भूमबाजी होते हैं। बिल्कुल, इतना माइनर मूवमेंट करते हैं कि उसे इमोबाइल कह दिया जाता है। नेक्स्ट है बेकेट वगैरह की बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ना, मैं आपको बताता इन चीज़ों के बारे में। स्टेप केयर, कांस्टेंट के क्या होते हैं, मैं कभी कोशिश करूंगा किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूं, लेकिन अभी सिर्फ साइंटिस्ट याद कर लो। साइंटिस्ट याद कर लोगे तो आंसर पता चलेगा। एक का थर्ड है ये हेलॉक्स के, हेलॉक्स में स्टेप के एंड पोटेशियम के बारे में बताया था। ये जब एक्सट्रैक्शन करते हैं, जब हम सॉइल में से पोटेशियम का, तब एक 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 मान लेते हैं, कुछ सॉल्यूशन डाला, उससे कुछ हमारे पास पोटेशियम आया, फिर सॉल्यूशन डाला, फिर कुछ सॉल्यूशन बाहर आया। तो इस तरह की चीज को हम बोलते हैं स्टेप के। और जब इस तरह के स्टेप्स में जो पोटेशियम हमें एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो कांस्टेंट हो जाता है, तब उस कंडीशन को हम कांस्टेंट रेट के बोल देते हैं, यानी पोटेशियम बोल देते हैं। समझ आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, इन्हें साइंटिस्ट को याद कर लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम रियली सॉरी, दिस वीडियो इज वेरी लेंदी। अगर आप इस वीडियो में अब तक बने हुए हैं तो मेरा आपको तहे दिल से धन्यवाद है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम सॉइल फिजिक्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जिसके अंदर प्लीज आप इस वीडियो में मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं, कुछ एडवाइजेस हो आपकी कि भाई तू ऐसे नहीं करके ऐसे करोगे तो आप वीडियो और अट्रैक्टिव हो सकता है, वीडियो को और छोटा बनाया जा सकता है, या वीडियो को दो वीडियो में स्प्लिट कर देना चाहिए क्या। आपकी क्या राय है, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बताएँ मुझे कि कैसे और बेटर किया जा सकता है इस तरह के कंटेंट को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।